हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि क्या उसके 3 प्रोसेसेस चल रही थी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। और फिर हमने डार्क रिएक्शन में पढ़ा था कि उसके कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें 3 पाथवेज फॉलो होता है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कैल्विन साइकिल के बारे में। और आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे C4 साइकिल जो चल रही थी उसके बारे में। जो C4 साइकिल होती है इसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। हैच एंड स्लैग पाथवे ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा बात करें तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स के प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है। सुगरकेन, मेज, इसके अलावा बात करें तो जो C4 साइकिल होती है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि C4 साइकिल है तो C3 साइकिल भी होगी, क्योंकि C3 साइकिल अकेले एग्जिस्ट करता है पर बाकी जो साइकिल्स होती हैं जैसे कि C4 साइकिल हो गया, कैम पाथवे हो गया, वो अकेले नहीं होता है। तो उसके साथ साथ मतलब ऐसे C3 साइकिल भी होती है। तो इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इसको C3 प्लांट जो नॉर्मली जिसमें सिर्फ C3 साइकिल चल रही है उससे इसको अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट। इसमें पहला पॉइंट है कि इनकी जो लीव्स होती है उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो C3 प्लांट से अलग होता है। पहली बार से ये स्पेशल लीफ एनाटॉमी। और उसी को हम क्रेंज एनाटॉमी भी कहते हैं। इसके साथ ही बात करें हम तो ये टॉलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर, मतलब जो इसकी क्लोरोफिल होंगे इस प्लांट की वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, जबकि जो C3 प्लांट होता है उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये शो करता है रिस्पॉन्स हाईलाइट इंटेंसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा रही तो उसमें भी ये फोटोसिंथेसिस करता है, जबकि जो C3 प्लांट होता है वो हाईलाइट इंटेंसिटी पे पहली बार तो वो टॉलरेट नहीं करता, उसकी क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय कर जाती है, तो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो ये जो पॉइंट्स हो गए इसको C3 प्लांट से अलग करता है। इसके साथ ही इसमें जो फोटो रिस्पायरेशन है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो इसमें एब्सेंट होता है। जो कि फोटो रिस्पायरेशन जो होता है ये C3 प्लांट का ही कैरेक्टर होता है, वो इसमें एब्सेंट होता है। और इसकी ये जो एब्सेंट होता है इससे इसको काफी प्रॉफिट मिलता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है C4 प्लांट की ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता है। एफिशिएंट होता है दैट ऑफ C3 प्लांट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर C3 प्लांट को हमने इक्वल अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड दिया C4 प्लांट को, चाहे वो C3 प्लांट है, तो C3 प्लांट के जितना भी फूड बना है C4 प्लांट उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड में उसका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स फूड बना देता है। तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। और इसके साथ ही बात करें तो ये जो वाटर जितना C3 प्लांट यूज करेगा उसका आधा ही वाटर ये यूज करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने CO2 दे दिया मान लीजिए इक्वल हो गया, इक्वल अमाउंट
ग्लूकोज का उसको मान लीजिए सी कह रहे हैं, तो जो C4 बनाया है उसने 2 टाइम्स बनाया है, जबकि हमने जो CO2 दिया वो सेम था, सारी कंडीशन सेम थी। और उसमें इसके साथ ही जो इसने वाटर यूज है, अगर इसने एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया तो ये आधे वाटर मॉलिक्यूल में यूज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो प्लांट बनाते हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल का वाटर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस समझाने के लिए कहा कि दोनों को हमने CO2 इक्वल अमाउंट में दिया, C3 ने उसी अमाउंट में C अमाउंट का ग्लूकोज बनाया और उसमें उसने वाटर कितना यूटिलाइज किया, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन C4 प्लांट की बात करें तो ये उतने में ही डबल बना रहा है, पहली बात तो ग्लूकोज, और दूसरा कि ये जो वाटर है वो भी आधा हो रहा है। तो बेसिकली इसका जो ये इवोल्यूशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था ताकि वाटर कंजर्वेशन, कि इसके अगर ऐसे देखा जाए तो C3 प्लांट ज़्यादा वाटर ले रहे हैं कंपेरिजन में C4 प्लांट, तो वाटर की नीड को मिनिमाइज करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी बेसिकली C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ था। तो ये तो हो गया कि C4 प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जो इसकी लीफ की एनाटॉमी होती है, ग्रैंड एनाटॉमी, वो क्या होती है। लीफ की एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। जो C4 प्लांट होता है इसमें 2 तरह की सेल पाई जाती है इसकी लीफ में, एक हो गई मेसोफिल और दूसरी हो गई बंडल शीट। ये जो दोनों तरह की सेल है ये C4 प्लांट में पाया जाता है, मतलब वैसे सारे प्लांट में C4 साइकिल चल रही है। C3 प्लांट की लीफ में सिर्फ मेसोफिल सेल्स ही पाया जाता है, इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। और जो मेसोफिल होती है वो सराउंड करती है बंडल शीट सेल। ये हो गई आपकी बंडल शीट सेल और ये हो गई आपकी मेसोफिल सेल। ये हो गया आपका बंडल शीट सेल। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, अगर हम कोई लीफ को देखेंगे जो C4 प्लांट का हो तो उसमें कुछ इस टाइप का बेसिक अरेंजमेंट। और फिर जो बंडल शीट सेल्स होती हैं उसमें ऐसा नहीं कि बीच में सिर्फ एक ही सेल होगी, बहुत सारी सेल होगी, बट मेसोफिल सेल उसको सराउंड करती है एक सर्कुलर मैन। इसके बीच में जो इंटरकनेक्शन पाया जाता है ताकि जो भी मटीरियल्स है वो एक्सचेंज हो सके बंडल शीट सेल से मेसोफिल सेल्स के बीच में। ये होता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा की तरफ से ये एक्सचेंज होता है। तो ये तो हो गया, इसी पैटर्न को हम ग्रैंड एनाटॉमी कहते हैं, जो कि C3 प्लांट्स में नहीं है। जो बंडल शीट सेल्स होती है इनके कुछ अपने कैरेक्टर्स होते हैं, वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला होता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यानी मेसोफिल सेल्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो बंडल शीट सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट कहीं ज़्यादा होता है। ये तो बंडल शीट सेल के कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा ये कि इट इज इम्परवियस टू gaseous exchange। इसका मतलब ये हो गया कि ये गैसेस एक्सचेंज अलाउ नहीं करता है, मतलब जो गैस बंडल शीट सेल के अंदर बन रही है वो सिर्फ वहीं पर रहेंगी, वहीं पर उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा पर वो बाहर रिलीज नहीं होगा। और तीसरा ये कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस खास है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होने से मतलब ये कि अगर मान लीजिए हमने कोई 2 सेल ली, ऐसे मान लीजिए, तो क्या हो गया वाले से बंडल सेल, इसके बीच में जो गैप होता है ये हो गया इंटरसेलुलर स्पेस।
एफिशिएंसी, क्योंकि ये एब्सेंट होता है। सारी जितनी सेल्स होती है वो टाइटली पैक्ड होती है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो जो भी गैसेस बनती हैं वो जहाँ बनती हैं वो पूरी की पूरी वहीं पे यूटिलाइज हो जाती है। वो ना तो बाहर रिलीज होती है क्योंकि वो तो गैसेस सेक्शन चलाव नहीं करता है, और दूसरा कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है कि जहाँ पर वो स्टोर करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बन रहा होता है वो सारा का सारा को यूटिलाइज कर देता है। तो ये तो हो गया बंडल शीट सेल की कैरेक्टरिस्टिक। वो बात करेंगे कि C4 साइकिल का एक्चुअल मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है। तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। इसका जो पहला एक्सेप्टर होता है वो होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। ये 3 कार्बन का होता है। और जो पहला प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली नंबर्स दिख रहा है C के साथ वो यही बताता है कि रिएक्शन के बाद जो पहला प्रोडक्ट है उसमें कितने कार्बन है। C3 साइकिल में जो सबसे पहले बन रहा था वो 3PGA था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो वो 3 कार्बन का था जिसकी वजह से उसको C3 साइकिल कह रहे थे। और इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन का है, तो इसलिए इसको हम C4 साइकिल कहते हैं। जिसमें इसका पहला जो एक्सेप्टर होता है वो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट होता है, और जो इसका पहला प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है। एक बात जो मैं इससे कंफ्यूज करती है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं C3 प्लांट लिया और ले लिया C4 प्लांट, तो इसके अंदर जो कैल्विन साइकिल चलती है, कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल, ये चलती है मेसोफिल सेल्स के अंदर। और अगर हम C4 प्लांट में भी C3 साइकिल की बात करें यानी कैल्विन साइकिल, तो ये चलती है आपकी बंडल शीट सेल के अंदर। ये भी पॉइंट है जो इसको अलग करता है, मतलब डिफरेंस में अगर पूछा जाए C3 प्लांट और C4 प्लांट पे, तो ये भी एक पॉइंट था क्योंकि 3-4 पॉइंट तो मैंने पहले बता दिए। तो जो C3 प्लांट होते हैं क्योंकि इसमें एक ही सेल्स होती है, सिर्फ मेसोफिल सेल्स पाई जाती है। इसमें मेसोफिल सेल्स भी होती है और बंडल शीट सेल भी होती है, जिसमें C3 साइकिल बंडल शीट सेल के अंदर चलती है, और जो C3 प्लांट होता है इसमें C3 साइकिल मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। जो C4 प्लांट होता है इसके अंदर जो मेसोफिल सेल्स होती है इसमें जो राइबोलेज फॉस्फेट वाला एंजाइम है वो मेसोफिल सेल में एब्सेंट होती है, जबकि जो C3 प्लांट लेंगे तो इसमें वो प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें वो ये एंजाइम एब्सेंट होता है। ये एंजाइम जो होता है ये बंडल शीट सेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल बंडल शीट सेल के अंदर चलती है, क्योंकि इसके मेसोफिल सेल्स में तो रुबिस को वैसे भी नहीं है, जो कि जो पहला मेजर स्टेप था C3 साइकिल का वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ये इसमें पाया जाता है बंडल शीट सेल के अंदर, ये प्रेजेंट होता है। तो ये तो कुछ डिफरेंस हो गया, बेसिक डाउट्स तो होते हैं जो अक्सर ये पॉइंट्स में कंफ्यूज कर रहा होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसे कहीं स्पेसिफिक नहीं दिया रहता है, तो इस वजह से इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये तो हो गया बात करते हैं जो इसका एक्चुअल साइकिल है।
मैकेनिज्म की बात करें तो ये मान लीजिए होगी आपकी मेसोफिल सेल, प्लांट की सेल है, इसकी 2 कवरिंग होती है। और ये हो गई आपकी बर्निशिंग सेल। इसमें से ये होगी आपकी सेल वॉल, ये होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हो गई बंडलशिप सेल। इसमें भी हो गया एक और सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने एटमॉस्फेयर से लिया CO2, CO3 के फॉर्म में, ये जो इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर था फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, उसके साथ कंबाइन होता है। ये हो गया आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये इसके साथ कंबाइन करता है, फिक्सेशन होता है, बनता है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक। ये होता है 3 कार्बन का। इसके बाद से बना हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये होता है आपका 4 कार्बन का। तो एटमॉस्फेयर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ कंबाइन करता है, यहाँ पर फिक्सेशन होता है। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद से ये कन्वर्ट हो रहा है, ये 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, क्योंकि इसने वैसे एटमॉस्फेयर से हमने एक कार्बन का फिक्सेशन कर दिया। ये फर्दर कन्वर्ट होता है मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन का होता है, ये था 3 कार्बन का, ऑक्सैलो एसिटिक 4 कार्बन, और ये हो गया आपका वापस आपका 4 कार्बन। तो ये जो प्रोसेस चल रही है ये मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। ये जो इसका पहला फिक्सेशन की प्रोसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पेप के साथ कंबाइन हो रहा है, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसका पेप्टेज। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये यहाँ पे काम कर रहा है। बाहर से हमने CO2 लिया एटमॉस्फेयर से, वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ कंबाइन करता है, द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो फिर उसके बाद इसने कार्बन का फिक्सेशन किया, हमें 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिला, वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे जो होता है ये एक NADH का यूज करता है। ये NADH हो गया आपका NADH+। इसलिए यहाँ पे यूज किया NADH का। इसका जो होता है फर्दर यहाँ पे ट्रांसफर
ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये जो कनेक्शन होते हैं इंटरकनेक्शन, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, उसके हेल्प से ये बंडल शीट सेल में एंटर करता है। यहाँ पे इसमें एंटर किया, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पे ये मैलिक एसिड इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब इसमें ये एक CO2 यहाँ पे कहीं कैल्विन साइकिल चल रही है, वहां पे ये एक CO2 दे देता है, ये भी आपका कैल्विन साइकिल। मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन है। और यहीं पे ये एक NADPH का फॉर्मेशन भी करता है। तो मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में एंटर करता है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। वो कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कैल्विन साइकिल में चला जाता है और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, क्योंकि ये 4 कार्बन का था, उसने एक कार्बन कैल्विन साइकिल में दे दिया, तो ये वापस से 3 कार्बन का होगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वापस से यूजरफिल सेल्स में। और ये रीजनरेट कर जाता है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ पायरुवेट, और ये रीजनरेट कर जाता है वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के फॉर्म में। इस प्रोसेस में ये 2 ATP का यूज कर रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, इस पूरे मैकेनिज्म को हम ऐसे समझते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया HCO3 के फॉर्म में, वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कंबाइन कर रहा है। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है पेप्टेज। इस पे CO2 का फिक्सेशन होता है और ये 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है मैलिक एस्पार्टिक एसिड में, तो उस टाइम एक NADPH का ये यूटिलाइजेशन कर रहा है। इसका फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होता है बंडल शीट सेल में। ये सारी प्रोसेस मेसोफिल सेल्स में चल रही है, उसके बाद से ये बंडल शीट सेल में एंटर करता है। यहाँ पे आने के बाद इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसमें ये एक CO2 का मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल जो चल रही है वो बंडल शीट सेल के अंदर चल रही है, उसको दे देता है और ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इस डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में ही ये एक NADPH का सिंथेसिस भी करता है। ये पॉइंट्स में याद रखना है क्योंकि फाइनल जो कैलकुलेशन होता है ना, वो इस पे बेस होता है कि कितना हमने NADPH यूज किया, कितना बनाया, कितना ATP यूज किया, तो ये सारे पॉइंट्स में ध्यान रखना है। फिर इस पायरुवेट का फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होता है वापस से मेसोफिल सेल्स में। जब ये मेसोफिल सेल्स में आता है तो ये 2 ATP का यूटिलाइजेशन करता है और ये वापस से रीजनरेट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के फॉर्म में, और ऐसे ही साइकिल ये कंटिन्यूअस चल रही होती है। तो ये तो हो गया आपका C4 साइकिल का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या था, वो कैसे क्या क्या फॉर्म करना। तो हमें फिर बेसिकली ये याद रखना है इसके जो एंजाइम थे, कौन सा एंजाइम कहाँ पाया जा रहा है। जो पेप्टेज एंजाइम है वो मेसोफिल सेल्स में पाया जा रहा है, और इसको चूंकि कैल्विन साइकिल बंडल शीट सेल में चल रही है तो ये यहाँ पे पाया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि NADPH और ATP का कहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कैल्विन साइकिल। अब बात करते हैं कि हमने इसमें कितने ATP का यूटिलाइजेशन किया, इसका जो नेट कैलकुलेशन था, अब हम उसकी बात करते हैं। तो जो रीजनरेशन की प्रोसेस थी उसमें हमने रीजनरेशन वाले में
2 एटीपी हमने लिया था, यूज करा, और उसके साथ ही जो NADPH था उसके स्टार्टिंग में जब वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में, तो वहां पे उसने NADPH का यूटिलाइजेशन करा। लेकिन जब उसके साथ वो डीकार्बोक्सिलेशन में जा रहा है तो उसने उसकी सिंथेसिस भी कर ली, तो उसने जितना लिया, उसने जितना खर्च किया उतना उसने बना लिया, तो वो वहां पे कुछ कैलकुलेट करने को बचा ही नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो गया, उसने जितना यूज किया उतना बना लिया। तो फाइनली हम ये देख सकते हैं कि कैल्विन साइकिल में हमने ये देखा था 3 एटीपी की 8 कैल्विन साइकिल का और 2 NADPH का यूज होता है। और इसके साथ ही जब, क्योंकि ये प्रोसेस कैल्विन साइकिल तो C4 प्लांट में भी चल रही है और C4 साइकिल भी चल रही है, तो टोटल C4 प्लांट कितना यूज करता है हम उसकी बात करते हैं। तो एक कैल्विन साइकिल में इसने 3 एटीपी लिया और 2 NADPH लिया, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। और अभी जो C4 साइकिल हुई उसके अंदर 2 एटीपी का ये यूटिलाइजेशन करता है, और जो NADPH उसने यूज किया था वो कैंसिल आउट हो जाता है। एक तो वो यूटिलाइज करता है, वापस से वो दूसरा बना देता है, तो उसमें कुछ नेट गेन जैसा कुछ होता नहीं है, तो वो तो कैंसिल हो गया। तो अब हम निकालेंगे कि इसने टोटल यूज कितना किया। तो एटीपी इसने यूज किया टोटल हो जाएगा फिर आपका 5 एटीपी ओवरऑल, ये पूरे C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, और 2 NADPH, इतने का ये यूटिलाइजेशन कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें 6 टाइम्स कैल्विन साइकिल को रन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो एटीपी ये यूज करता है, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 हो जाएगा, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल 30 एटीपी यूज करता है। और NADPH ये सेम रहता है दोनों में, क्योंकि इसके अंदर जो उसने बनाया वो इसने यूटिलाइज भी कर दिया, तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें ये 12 NADPH का यूटिलाइजेशन करता है। तो ये तो हो गया हमारा C4 साइकिल। अब हम बात करते हैं जो हमारा डार्क एज में जो लास्ट स्कैम पास में था उसके बारे में। कैम का मतलब हो गया क्रेशुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये तो हो गया इसका पूरा नाम। अब बात करते हैं कि ये किस टाइप के प्लांट्स में पाया जाता है। तो आज जब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे इसमें फर्दर क्लासेस किंगडम होते हैं, फिर फाइलम आते हैं, डिवीजन, फैमिली आते हैं। तो प्लांट में एक फैमिली होती है क्रेशुलेसी फैमिली। इस फैमिली के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं उसमें ये पाया जाता है, तो कहते हैं सक्युलेंट ज़ीरोफाइट्स। तो कैम पाथवे होगा इसका, तो पूरा नाम होगा क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म, और ये क्रेसुलेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उसमें ये पाया जाता है, जो कि नॉर्मली ज़ीरोफाइट्स होते हैं। ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में मिले पाया जाता है, जो वाटर का यूटिलाइजेशन मतलब जो कम वाटर में सर्वाइव करता है, वो हो गया। इसके में स्टोमेटा जो पाया जाता है वो स्कोटो एक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो स्टोमेटा होता है जो क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये ओपन होता है इन नाइट और क्लोज होता है ड्यूरिंग डे टाइम।
में ओपन होता है और दिन में ये बंद रहता है, क्योंकि इसको बेसिकली वाटर कंजर्व करना होता है। वहाँ पे जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, तो इनके पास जो भी वाटर रहता है उनको उसे कंजर्व करके रखना होता है। तो ये बेसिकली वाटर कंजर्वेशन यहाँ पर है। हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन। तो ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कैन पाथवे है, जैसे हमने C3 साइकिल पढ़ा, C4 साइकिल, ये भी वैसे ही है। इसमें सिर्फ अलग बात ये पहली बात कि ये 0-5 है, डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाली बात है जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, और इसकी वजह से इनका जो स्टोमेटा होता है वो फोटो एक्टिव होता है, यानी वो दिन के टाइम में बंद रहता है ताकि वो वाटर इवापोरेट ना करे, और रात के टाइम में खुलता है ताकि ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं वो सब ये करे। अब हम बात करते हैं कि इसके ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो हम इसकी दो सिचुएशन ले लें। इसका जो बेसिक पाथवे है ऑलमोस्ट सेम है C4 साइकिल की तरह, बस ये दिन रात इसकी जो टाइमिंग है वो अलग है टू दैट ऑफ C4 का, क्योंकि उसमें जो पूरी प्रोसेस हो रही है वो दो अलग अलग जगह पे हो रही है पर टाइमिंग सेम है। इसमें जो पूरी प्रोसेस होती है तो एक ही जगह पे होती है पर टाइमिंग अलग अलग होती है। शायद मैंने कंफ्यूज कर दिया, एक बार देख लेते हैं। ये हो गया आपकी नाइट टाइम और ये हो गया आपका डे। इसमें सिंपल सा वही, ये हो गया आपका स्टोमेटा। नाइट में ओपन रहता है तो इसमें CO2 एंटर करेगा, ठीक है। ये CO2 वापस से HCO3 के फॉर्म में कंबाइन करता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से, जो बनाएगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये फर्दर कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, और ये जाके वैक्यूल में स्टोर कर जाता है। ये हो गया आपका वैक्यूल। यहाँ पे मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर कर जाता है। ये हो गई अपनी नाइट टाइम की एक्टिविटीज की। ये एक्चुअली फंक्शन क्या कर रहा है, रात के टाइम में स्टोमेटा खुला होता है तो CO2 अंदर आता है, वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जैसा कि हमने C4 साइकिल में भी देखा, ये 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन। तो इसके साथ कंबाइन करके ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, वो फर्दर कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड का साथ, जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर भी NADPH का यूज होता है तो NAD प्लस आयन कन्वर्ट हो जाता है। ये NADPH और ये कन्वर्ट होता है NADP प्लस आयन। ये इसने एक NADPH का यूज किया और उस टाइम ये मैलिक एसिड में जाके वैक्यूल में जाके मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। डे टाइम में जब, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए होता है, रात के टाइम में सनलाइट होती नहीं, तो ये फिनोमेना होने से नहीं। ये हो गया आपका वैक्यूल, मैलिक एसिड। डे टाइम में ये स्टोमेटा क्लोज होता है, इस टाइप में ये स्टोमेटा मान लीजिए क्लोज है। तो ये मैलिक एसिड क्योंकि सनलाइट इसको चाहिए होती है तो ये बाहर आता है, और ये NADPH के सिंथेसिस करता है। और ये जाके वैसे डीकार्बोक्सिलेशन करता है, जैसे C4 साइकिल होता है, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल के अंदर चला जाता है। ये हो गया कैल्विन साइकिल। ये पूरी प्रोसेस मेसोफिल सेल्स के अंदर चल रही है। इसमें ऐसा कुछ अलग से, मतलब इसमें ऐसा कुछ अलग से बंडल शीट सेल टाइप्स में नहीं है, उसमें था C4 फ्लैट, इसमें नहीं है। ये वापस से कन्वर्ट हो गया
पायरुवेट में, और ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बाय यूटिलाइजिंग 2 ATP। तो इसमें हम ये कह सकते हैं नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ये भी आपका सीन है। तो इसमें हमने ये देखा कि नाइट टाइम में ये ओपन होता है, CO2 अंदर आता है HCO3 के फॉर्म में, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन कर रहा है, जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। इस पे यहाँ पे ये NADPH का यूटिलाइजेशन करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये मैलिक एसिड जाके वैक्यूल में स्टोर होता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है, क्योंकि बाकी सारे जो प्रोसेस है वो सेम चल रही है C4 साइकिल की तरह, बस इसमें एक स्टोरेज की प्रॉब्लम है। स्टोर हो रहा है क्योंकि दिन के टाइम ये क्लोज रहेगा CO2 आएगा, और इस प्रोसेस को चलाने के लिए हमें सनलाइट भी चाहिए। तो जब सुबह होती है उस टाइम ये मैलिक एसिड वैक्यूल में जो स्टोर रहता है ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें ये 4 कार्बन का होता है और एक कार्बन ये कैल्विन साइकिल को दे देता है, जहाँ पे एक्चुअल ग्लूकोज की सिंथेसिस चल रही है, और ये वापस से 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पायरुवेट फर्दर रीजनरेट करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के फॉर्म में, ताकि ये साइकिल जो चल रही है कन्वर्जन का वो चलती है। तो ये तो हो गया हमारा कैन पाथवे के बाद। इसके बाद से हमें पढ़ना है फोटो रिस्पायरेशन। हमने जब कैल्विन साइकिल पढ़ी थी तो उसमें उसका जो पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन का, उसमें ये हमने कहा था कि वो क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि वो डिटरमाइन करता है RUBP जो उसमें बनता है वो कंबाइन करता है CO2 के साथ। तो ये यहाँ पे RUBP जो CO2 के साथ कंबाइन करके 3PCA का फॉर्मेशन कर रहा होता है, जो कार्बोक्सिलेशन की स्टेप से अगर आपको याद हो तो वहाँ पे ये क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी जो होती है RUBP की, ये दोनों के साथ बाइंड कर सकता है, या तो ये CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ। अगर इसने CO2 के साथ बाइंड किया अगर, तो ये कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा, कैल्विन साइकिल चलेगी। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो ये यहाँ पे फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किसके साथ बाइंड करेगा, ये इन दोनों का जो स्टोमेटा है वहां पे इसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेगा, रिलेटिव कंसंट्रेशन, कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 कितना है, CO2 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो उसके साथ बाइंड करेगा। मान लीजिए CO2 का अमाउंट ज्यादा है तो वो कैल्विन साइकिल में एंटर करेगा, और यदि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो वो फोटो रिस्पायरेशन में एंटर करता है। अगर दोनों का अमाउंट कांस्टेंट होता है, इससे नॉर्मल जो एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है। तो अगर इक्वल कंसंट्रेशन रहा तो ये CO2 के साथ जाएगा, और अगर रिलेटिव कंसंट्रेशन देखा जाए ऑक्सीजन ज्यादा रहा तो ये फोटो रिस्पायरेशन में एंटर करता है। फोटो रिस्पायरेशन की बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है C3 प्लांट, यानी ये जो C3 प्लांट्स है उसी में पाया जाता है, जिसमें अदर साइकिल्स नहीं चल रही थी, C4 साइकिल या फिर कैप पाथ। इसके अलावा बात करें तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। वेस्टफुल इसलिए होती है क्योंकि इसमें ना तो शुगर की सिंथेसिस होती है, ना ही
फोटोसिंथेसिस में बना रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एटीपी बना रहे थे जो हमें आगे हेल्प कर रहा था शुगर के फॉर्मेशन में। तो ये इसमें इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। इसके साथ ही ये रिलीज करते हैं CO2 जो कि हमें चाहिए होता है एक्चुअली, क्योंकि हमने फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जिसकी वजह से ना ग्लूकोज हुआ। तो ये CO2 रिलीज कर देता है आउटसाइड बाय यूटिलाइजिंग ATP by ATP यूटिलाइजेशन। तो ये दोनों प्रोसेस होती है क्योंकि हमें बेसिकली फोटोसिंथेसिस में शुगर बनाना होता है जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मस्ट होता है, इसी का कार्बन फिक्स होता है वहाँ पे और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो ना तो ये शुगर बना रहा है, ना ATP बना रहा है, ना ही NADH बना रहा है। उसके साथ ही ये CO2 को और रिलीज कर रहा है बाहर, प्लांट के बाहर बाय यूटिलाइजिंग ATP, जिसमें ये ATP का भी यूज करता है और CO2 को रिलीज करता है। इसलिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन, ये मेनली चलती है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। ये इन तीनों में मतलब तीनों जो कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं तो चलता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, इसको चलने के लिए तीनों ऑर्गेनेल्स होने चाहिए। तो ये फोटो रेस्पिरेशन इसमें होता है। इसके साथ ही बात करें तो ये C4 प्लांट में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन C4 प्लांट। ऐसा क्यों होता है? तो हमने ये देखा था कि जो C4 प्लांट है उसमें जो बंडल शीट सेल है वहां पे मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और वो CO2 रिलीज कर रहा है। तो जब वो CO2 रिलीज कर रहा होता है तो इसके पास ऐसा मैकेनिज्म होता है ना कि वो जो CO2 का कंसंट्रेशन कैल्विन साइकिल जहाँ चल रही है बंडल शीट सेल में वो हमेशा ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो C3 साइकिल चल रही है इसमें CO2 को एटमॉस्फेयर से ले रहा है और ये CO2 एटमॉस्फेयर से तो ले रहा है पर ये डायरेक्टली वहाँ उसकी कैल्विन साइकिल में यूज ना होकर इनडायरेक्ट वे में यूज हो रही है। तो इसके पास इतनी एफिशिएंसी होती है, ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ये CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है क्योंकि CO2 ज्यादा रहा तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो उसके साथ बाइंड करेगा, तो कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा। तो ये एक प्रॉफिट होता है C4 प्लांट का। ये हो गया हमारा फोटो रेस्पिरेशन। इसके साथ ही हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है, वो हम बाकी टॉपिक्स अगली क्लास में देखेंगे।